गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोरोना महामारी के चलते आपकी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, इसलिए आपके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस लेकर हाजिर हैं। आज हमारी सबसे पहली क्लास केमिस्ट्री की रहेगी। केमिस्ट्री में आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगति। ठीक है स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन ने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और दूसरा चैप्टर पढ़ा था अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। तो रासायनिक साम्य में अपन क्या देखते हैं, कोई भी अभिक्रिया है वो साम्य अवस्था में कब आती है, अर्थात साम्य अवस्था में आने पर अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। अभिक्रिया समाप्त कब होगी इसका पता हमें केमिकल इक्विलिब्रियम से पता चलता है, जबकि ऊष्मा का आदान प्रदान किस तरह से होगा ये अपने को थर्मोडायनेमिक्स बताएगी। केमिकल काइनेटिक्स अपने को अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लेगी, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, ये अपन केमिकल काइनेटिक में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अपन केमिकल काइनेटिक की, रासायनिक बलगति की। ठीक है स्टूडेंट, रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा, रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा। तो स्टूडेंट परिभाषा क्या रहेगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने में कितना समय लगता है और अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपनी परिभाषा क्या रहेगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय अभिक्रिया के वेग मेरे पास और कौन बचा है, इसे आगे और करना है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय अभिक्रिया के वेग व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो रासायनिक बलगतिकी की डेफिनेशन क्या रहेगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय अभिक्रिया के वेग व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं भाई आखिर अभिक्रिया का वेग होता क्या है। तो यदि अपन जनरल टर्म्स में बात करें तो जैसे कि मोटर वाहन है उसका वेग अपन कैसे निकालते हैं, फिजिक्स में बात करें तो वेग के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, तय की दूरी बटे समय। यानी कि मोटर वाहन है उसका वेग कैसे निकालते हैं, मोटर वाहन कितनी दूरी तय की है और इस दूरी को तय करने में उसने कितना समय लगाया है, वो उसका क्या होता है, वेग होता है। लेकिन यहाँ पर अपन किसी अभिक्रिया के संदर्भ में बात करें तो अभिक्रिया तो ऐसे नहीं है कि चल के कहीं दूसरी तरफ जाएगी। अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक होंगे, उत्पाद होंगे, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा। अभिकारक की सांद्रता है वो धीरे धीरे
घटेगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में अपन क्या बोल सकते हैं, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या रहेगी अभिक्रिया के वेग की, अभिक्रिया का वेग। ठीक है स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या रहेगी, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन और लगे समय का अनुपात, और लगे समय का अनुपात क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अनुपात अभिक्रिया का वेग कहलाता है। का वेग कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी भी अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और लगे समय का अनुपात क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अर्थात आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतारना चाहो तो पॉज करके वीडियो को उतार सकते हो। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया का वेग इक्वल टू किसके होगा, डेल सी अपॉन डेल टी। यहां पर डेल सी क्या है, सांद्रता में परिवर्तन है, और डेल टी क्या है, लगने वाले समय का परिवर्तन है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि अपन एक अभिक्रिया के लिए बात कर लेते हैं, कोई भी जनरल अपनी अभिक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक किस में चेंज हो रहा है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग होगा, वो अपन क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग इक्वल टू होगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और रिएक्टेंट के केस में अपन आगे माइनस का साइन लगाएंगे। आप बताएंगे थोड़ी देर में माइनस का साइन क्यों लगा रहे हैं, या फिर प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। प्रोडक्ट के केस में अपन साइन कौन सा यूज करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, अपने को ये माइनस का साइन ये बता रहा है कि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, और उत्पाद है उसकी सांद्रता क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। ये साइन अपने को सिर्फ इतना बता रहे हैं कि रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता धीरे धीरे कम होगी, और जो प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या फिर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगर और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जैसे कि अपना ए कोई अभिकारक है और वो बी उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। मैं मान रहा हूं कि किसी समय t1 पर इसकी सांद्रता a1 है, ठीक है, और इसकी मान लिया कि सांद्रता बनी हुई है b1। ठीक है, ये t1 समय पर बात कर रहे हैं, और दूसरा टाइम है t2 पर अपने को सांद्रता दी है a2, और जो उत्पाद की सांद्रता होगी वो कितनी होगी, b2। ठीक है, तो यहां पर यदि अपन बात करें तो जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है कि
सांद्रता में परिवर्तन इक्वल टू क्या होगा, A1 माइनस A2। ठीक है, A1 माइनस A2। अब A2 माइनस A1 क्यों नहीं कर रहे, A1 माइनस A2 क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि जो A1 सांद्रता है वो ज्यादा होगी और A2 क्या होगी, कम होगी। कारण क्योंकि अभिकार की सांद्रता क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, तो A1 माइनस A2 और जो उत्पाद की सांद्रता है उसमें परिवर्तन क्या होगा, B2 माइनस B1, क्योंकि B जो उत्पाद की सांद्रता वो धीरे धीरे बढ़ेगी, तो B2 टर्म है वो ज्यादा होगी और B1 क्या होगा, कम होगा। और जो समय परिवर्तन होगा, समय में परिवर्तन वो क्या होगा, T2 माइनस T1। ठीक है, तो यदि अपन यहां से अभिक्रिया का वेग लिखें तो क्या रहेगा अपना, अभिक्रिया का वेग रहेगा अभिक्रिया का वेग इक्वल टू क्या रहेगा, A1 माइनस A2 अपॉन T2 माइनस B1, या फिर B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, या फिर शॉर्ट में लिखना चाहो तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, या फिर डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, वो आपको बता ही दिया। किसको शो करेगा, इसकी सांद्रता वो धीरे धीरे कम होगी और इसकी सांद्रता धीरे धीरे उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, अब ग्राफ की ओर बात कर लेते हैं। अभिकारक और उत्पाद है उसको यदि ग्राफ से दर्शाना चाहे वो कैसे दर्शाएंगे, देख लेते हैं। यहां पर y एक्सिस पर हम क्या ले लेते हैं, सांद्रता, और यहां पर क्या ले लेते हैं, समय। ठीक है, तो मान लिया किसी t0 समय पर सांद्रता ये है हमारे पास, रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता क्या है, ये है R। तो ये क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, टच नहीं करेगा इसको, क्योंकि ये माना जाता है कि विक्रिया कभी कंप्लीट नहीं होती, धीरे धीरे चलती ही रहती है, अभिक्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो इसको अपन टच नहीं कर सकते, क्योंकि टच करेगा तो इसका मतलब सांद्रता हो जाएगी जीरो और अभिक्रिया कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, अब उत्पाद की बात करें तो उत्पाद के लिए स्टार्टिंग में तो क्या होगा, सांद्रता उसकी क्या होगी, जीरो होगी और धीरे धीरे बढ़ेगी। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ये तो अभिकारक के केस में ग्राफ है और ये उत्पाद के केस में ग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो पॉज करके उतारना चाहो तो उतार सकते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं एज्यूम करता हूं कि आपको अभिक्रिया का वेग आखिर है क्या चीज तो समझ में आ गई। जनरल टर्म में यदि अपने को आंकड़े दिए तो उसको अभिक्रिया के वेग को किस तरह लिखेंगे वो भी समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक होता है अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। ठीक है, क्या होता है तात्क्षणिक वेग, वो क्या होता है देख लेते हैं। स्टूडेंट क्या है कि ये मैं 12th लेवल पर लेकर चल रहा हूं उस वीडियो को, मेरा पर्पज यहाँ पर कंपटीशन लेवल के लिए नहीं है। ठीक है स्टूडेंट,
तो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग वह वेग होता है कि किसी बहुत से छोटे से समय में अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग। यानी कि समय है वो बिल्कुल लगभग 0 के बराबर है, उस समय अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब वो निकालते कैसे हैं तो देखना है अपने। जैसे कि अपने पास ये ग्राफ है, ठीक है, और अपने को मान लिया कि इस पॉइंट पर, यहां पर कोई भी पॉइंट है अपना, जैसे कि मान लिया आर है ये पॉइंट, यहां पर अभिक्रिया को अपने को वेग देखना है, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट पर जैसे कि यहां पर मैं मान लेता हूं जो टाइम है वो क्या है, t1 है, क्या है, t1 है, वो सांद्रता है जो भी है, जैसे कि मान लिया अपने पास r1, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, बिल्कुल फिक्स पॉइंट पर यदि अपने को तात्क्षणिक वेग निकालना तो क्या करेंगे अपन, थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी होगी 10th में, स्पर्शज्या खींचेंगे, इस ग्राफ की क्या खींचेंगे, स्पर्शज्या, अर्थात tan थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा निकालते ही अपने पास जो मान आएगा वो क्या होगा, तात्क्षणिक वेग होगा। यानी किसी भी निश्चित समय पर किसी भी अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अपन ने यहां पर स्पर्शरेखा खींची, अब tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा का मतलब क्या होता है, ग्राफ की क्या होती है, ढाल होती है, ठीक है। वो ढाल कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये 2 पॉइंट ले लेते हैं इस ग्राफ के अपन, एक तो ये पॉइंट ले लिया, दूसरा ये पॉइंट ले लिया। अब इन पॉइंट पर ये इधर किसको शो करेगा, सांद्रता शो करेगा, इसकी मान लेते हैं पर सांद्रता है A1, ठीक है, और इस पॉइंट पर सांद्रता क्या है, A2 है, और इस पॉइंट पर मैं मान रहा हूं कि जो टाइम है वो T1 है, और इस पर क्या है, टाइम T2। अब अपने को साफ एक ग्राफ से दिख रहा है भी T1 समय पर जो A2 सांद्रता है वो ज्यादा है, ऊपर की तरफ जाएगी सांद्रता ज्यादा होगी, और T2 समय पर सांद्रता ये A1 ये क्या है, कम, ठीक है। तो यहां पर यदि अपने को तात्क्षणिक वेग निकालना हो तो फिर tan थीटा निकालेंगे, या फिर अपन क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस, ठीक है, ठीक है। अब A2 ज्यादा है, A1 क्या है, कम, ठीक है। तो अपने आप साइन हो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये है अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। यानी कि यदि डेफिनेशन की बात करें तो क्या रहेगी, किसी भी निश्चित समय पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन आगे चलते हैं, यदि अपने को अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता वगैरह दी हो तो अपन अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं, यानी कि अभिक्रिया के वेग का स्टोइकियोमीतीय संबंध, ठीक है। अपने 12th की बुक में इसको क्या नाम दिया है, अभिक्रिया के वेग का स्टोइकियोमीतीय संबंध। अभिक्रिया के वेग का स्टोइकियोमीतीय संबंध, ठीक है। अब ये स्टोइकियोमीतीय स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है, अपन ने देखा है, जैसे कि ये अभिक्रिया है 2A से 3B बन रहा है, मान लिया 2A से क्या बन रहा है, 3B बन रहा है। तो यहां पर ये जो 2 और 3 लिखे हुए क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या फिर स्टोइकियोमीतीय गुणांक होते हैं,
यदि अभिक्रिया में साथ में स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट दिए हो तो अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं? तो उस कंडीशन में अपना अभिक्रिया का वेग क्या रहेगा? अभिक्रिया का वेग, अब ये जो अपने पास 2 है उसको 1 के बेस पे लिखेंगे, ठीक है, यानी कि -1/2 और A की सांद्रता, A की सांद्रता में A की सांद्रता बटे समय, या फिर रिएक्टेंट के केस में अपन माइनस साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट के केस में प्लस साइन लगाएंगे, या फिर क्या होगा +1/3 B की सांद्रता बटे लगा समय, ठीक है। तो यदि यहां से अपन देखें तो अभिकारक और उत्पाद का जो स्टोइकियोमेट्री रिलेशन है वो क्या निकल के आया है? -1/2 इनटू में A की सांद्रता बटे समय इक्वल टू क्या होगा? +1/3 B की सांद्रता बटे समय, ठीक है। और दोनों किसके बराबर होंगे? अभिक्रिया के वेग के बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पर अपना मेन मोटो है वो इनमें रिलेशन देखना है, रिलेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो इनमें रिलेशन क्या होगा? -1/2 इनटू में A की सांद्रता बटे समय, या फिर सॉरी इक्वल टू क्या होगा? +1/3 B की सांद्रता बटे समय, ठीक है। ये तो अपन ने एक रिएक्टर की है, एक प्रोडक्ट की है, उस कंडीशन में बात कर रहे हैं। यदि अपने पास अभिक्रिया थोड़ी सी बड़ी हो, जैसे कि एग्जाम में कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, N2 + 3S2 से क्या बन रहा है? 2NH3। ये मोदी निर्माण का आवर्तक्रम है, उसके अभिक्रिया मैंने लिखी है, ठीक है। इसके लिए यदि अपने को अभिक्रिया के लिए ये बोलते स्टोइकियोमेट्री संबंध लिखिए, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री संबंध क्या होगा? अभिक्रिया का वेग इक्वल टू अभिक्रिया का वेग इक्वल टू, यहां पर क्या रहेगा? माइनस का साइन, क्योंकि क्या है? रिएक्टेंट है, और इसके आगे स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना? 1 है, ठीक है। तो माइनस N2 की सांद्रता बटे समय, ठीक, इक्वल टू -1/3 S2 की सांद्रता बटे समय, इक्वल टू क्या होगा? प्लस का 1/2 NH3 की सांद्रता बटे समय, ये इसमें स्टोइकियोमेट्री रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए शुरुआत की अपने इसी टॉपिक पर, कल अपन आगे इसी पर बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।